हम बात कर रहे हैं नेपाल में आई हालिया विनाशकारी बाढ़ की। इस पूरे विश्लेषण में हम वैज्ञानिक तथ्यों, सैटेलाइट डेटा और जमीनी हकीकत को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खंगालेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि उस दिन पहाड़ों के बीच असल में हुआ क्या था। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम नेपाल की इस बाढ़ त्रासदी को समझेंगे, फिर उस सच को जानेंगे कि वहां कोई भूकंप नहीं आया था बल्कि पहाड़ ढहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि 150 किलोमीटर दूर इतनी भयंकर तबाही कैसे हुई। चेतावनी प्रणालियों की नाकामी पर उठते सवालों पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे सीमा पार बिहार ने इस तबाही को टाल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है नेपाल बाढ़ त्रासदी, एक तेजी से बढ़ता संकट। देखिए, जब यह हादसा हुआ तो शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां भारी अफरा तफरी का माहौल था। किसी को ठीक से अंदाजा ही नहीं था कि हालात कितने गंभीर हैं। इस अफरा तफरी को समझने के लिए बस इस आंकड़े को देखिए, 400। पहले दिन आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 100 बताई गई थी, फिर ये 150 हुई और देखते ही देखते रातों रात ये आंकड़ा 400 के करीब पहुंच गया। मौतों के आंकड़े में ये अचानक आया उछाल साफ दिखाता है कि शुरुआती घंटों में तबाही का सही अंदाजा लगा पाना कितना मुश्किल हो रहा था। और इसी में एक बहुत ही दर्दनाक आंकड़ा है 288 का। असल में ये वो भारतीय तीर्थ यात्री थे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए थे और इस बाढ़ के बाद अचानक लापता हो गए। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो कई दिनों से बिना किसी संपर्क के सिर्फ एक अच्छी खबर के इंतजार में बैठे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस त्रासदी का वो मानवीय पहलू है जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर। कोई भूकंप नहीं, सिर्फ चट्टान का ढहना। सुबह 8:37 का वो रहस्य क्या था? आइए वैज्ञानिक सैटेलाइट डेटा के जरिए इसे समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल उठता है, अगर भूकंप आया ही नहीं था तो फिर धरती क्यों कांपी? क्योंकि बुधवार सुबह तिब्बत नेपाल सीमा पर 4.4 तीव्रता का झटका तो रिकॉर्ड हुआ था। तो शुरुआत में हर किसी को लगा कि भूकंप की वजह से पहाड़ खिसका है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरें खंगाली तो सच कुछ और ही निकला। असल में हुआ ये था कि सुबह 8:37 पर जो 4.4 तीव्रता का कंपन दर्ज हुआ वो भूकंप नहीं था। रसवा गढ़ी के ठीक ऊपर बर्फ और चट्टान का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा था। उस विशाल पहाड़ के ढहने की वजह से धरती कांप उठी थी, जिससे लोगों ने भूकंप समझ लिया। इसके कुछ ही मिनट बाद इस भारी मलबे ने नीचे बहने वाली नदी का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पानी पीछे इकट्ठा होने लगा और फिर पानी के भारी दबाव से वो मलबा एक झटके में फूट पड़ा। नतीजा एक विनाशकारी फ्लैश फ्लड जो सीधे तिमूरे और रसवागढ़ी के इलाकों पर कहर बनकर टूट पड़ी। यहां से कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। हमारा तीसरा भाग है 150 किलोमीटर दूर तबाही। आइए समझते हैं कि इस त्रासदी का भूगोल इतना अजीब क्यों था। पानी ने अपना सबसे विकराल रूप वहां क्यों दिखाया? विज्ञान की भाषा में इसका जवाब डेब्रिस फ्लो डायनामिक्स में छिपा है। इसे आसान शब्दों में समझें तो जब पहाड़ों के पतले और ढलान वाले रास्तों से नदी बहुत तेज रफ्तार में बहती है तो वो भारी मलबा, बड़ी चट्टानें और दुर्भाग्य से अपने रास्ते में आने वाले लोगों को भी बहा ले जाती है। लेकिन जैसे ही ये उफनती नदी नीचे मैदानी इलाकों में पहुंचती है, इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। इसी धीमी गति के कारण नदी अपना सारा भारी बोझ अचानक से वहीं मैदानी इलाकों में डंप कर देती है। चितवन में बिल्कुल यही हुआ था। मैदानी इलाके में नदी किनारे जो लोग अपने काम में लगे थे उन पर यह सारा मलबा अचानक आ गिरा। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जो शायद इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला पहलू है, चेतावनी सिस्टम की खामोशी। यहां हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपदा प्रबंधन की भूमिका को देखेंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कई घंटों का समय होने के बावजूद अलार्म क्यों नहीं बजे? रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रशासन के पास सुबह 9 बजे ही पहाड़ टूटने की फुटेज आ गई थी। अब रसवा से चितवन की दूरी 150 किलोमीटर है। पानी बहकर आएगा तो जाहिर है उसे चितवन तक पहुंचने में कई घंटे लगे होंगे।